हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वे है जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इससे पहले हमने कई चैप्टर कवर कर लिए हैं, जिसे एनसीईआरटी की जो बुक है वे जिन्हें पढ़ना है वे आ जाए हमारे प्लेलिस्ट में। चैनल सुनीता नाम से चैनल क्रिएट है, आ जाए वहाँ पे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे सभी चैप्टर अवेलेबल हैं। तो इससे पहले हमने जो भी चैप्टर पढ़े हैं, हाँ, उसमें हमने मुग़ल साम्राज्य के बारे में जाना और दिल्ली के सुल्तान, इसके अलावा जो प्राचीन काल के राजा थे उनके बनाए गए जो मंदिर हैं, इसके अलावा जो मस्जिद वगैरह थे उन सब के बारे में हमने पढ़ा। कहने का मतलब जो कुलीन परिवार थे और जो जो वैभवशाली जिनकी समाज में प्रतिष्ठा थी, तो उनके बारे में तो हमने पूरी तरीके से उनके साम्राज्य, उनके कार्य, उनके इमारतें और उनके रहन सहन आदि के बारे में जान लिया। अब हम अध्ययन करेंगे कि जो आम गरीब लोग थे और जो वहाँ के जैसे जनजातियाँ हो गई जो जंगल में वास करती थी, खाना बदोश हो गए जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहना पसंद करते थे, और जो कुछ स्थानीय रूप से कुछ समूह थे, वे ये सब जो हैं ये समाज के अभिन्न अंग थे। तो हमने समाज के कुलीन वर्गों के बारे में पढ़ लिया कि मंत्री, इसके बाद सामंत, और इसके बाद उनके जो राजस्व वसूल की जो प्रक्रिया थी, तो उसमें जो प्रजा थी वो भी सम्मिलित थे। तो इसके अलावा जो समाज के अंदर जो सम्मिलित थी वे तो थे ही राजा महाराजा और जो मुग़ल सरदार थे और जो सुल्तान थे, उन सब के एक प्रजा के एक प्रजा का हिस्सा था। इसके अलावा जो समाज से हटे हुए लोग थे, जैसे जनजातियाँ हो गई, खाना बदोश हो गए, समुदाय हो गए, वे समाज से हट कर रहते थे। तो आज हम इसी जो टॉपिक है इस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें हम आज का हमारा यही टॉपिक है कि जो वो जनजातियाँ थी उनका जीवन कैसा था, इसके अलावा वे किस प्रकार रहते थे, किस प्रकार अपनी संस्कृति है उसको उन्होंने जीवित रखा, और कुछ लोगों ने अपने जो ये जनजातियां हैं, ये सब जो रहन सहन है आदिवासी लोग, इन्होंने कुछ ने अपने जो सामाजिक प्रथाएं थी उनका त्याग करके कुछ सामंत बन गए और कुछ अधिक शक्तिशाली मनसबदार बन गए। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन एक जगह एक समान नहीं थे। एक समान जो समाज तो बहुत बड़ा और बहुत विशाल होता है, तो ये जो परिवर्तन आ रहे थे वे इकट्ठे कुल मिला के पूरे समाज में नहीं आ रहे थे, कुछ कुछ हिस्सों में ही कुछ परिवर्तन देखने को मिले। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। सामाजिक जो परिवर्तन आए, कहीं पर विभिन्न प्रकार से आए, कहीं विभिन्न प्रकार से, तो आगे हम देखते हैं ऐसा क्या कारण था। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण
समाज वर्ण के नियम अनुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों और राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। जो ब्राह्मण ने कुलों की जो वर्ण व्यवस्था थी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सब जो इसे बड़े बड़े राजघरानों अर्थात जो बड़े कुलीन परिवार से थे उन्होंने स्वीकार किया था। लेकिन ऐसे बहुत से समुदाय थे, ऐसे बहुत से लोग थे जो इससे अछूते थे, जो ऐसे नियम थे उसका पालन नहीं करते थे या इन पालनों का विरोध करते थे। नए बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। मंदिर के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। मुगलों के समय में सबसे पहले तो जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें तो समाज में ऊंच नीच की भिन्नता आई, अमीर और गरीब में काफ़ी अंतर बढ़ा। इसके अलावा जब दिल्ली के सुल्तान और मुग़ल आ गए तो इस श्रेणी में और ज़्यादा जटिलता आ गई। अब प्रारंभ में कुछ कम जटिलताएँ थी अर्थात परेशानियाँ थी, जो भी आपसी मनमुटाव था। लेकिन सल्तनत काल में जिसमें सुल्तान आए और इसके अलावा जो मुग़ल आए उनके आने से ये जो जटिलताएँ हैं और अधिक बढ़ती चली गई। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी इस समय में मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और ना ही वे कई आसमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियों कहा जाता रहा है। जो जनजातियाँ किन्हें कहा जाता है? जो सामाजिक नियम थे जो ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए थे और जो कर्मकांड थे, इसके अलावा जो समाज में रहने वाले लोग जिन नियमों का पालन करते थे वे सब तो थे ही, लेकिन जो इन नियमों को नहीं मानते थे, जो कर्मकांड नहीं करते थे, सामाजिक नियमों का पालन नहीं करते थे, वे समाज से हटके रहते थे, ऐसे लोगों को जनजातियाँ कहा जाता है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के संबंध से जुड़े होते थे। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीवनोपार्जन करती थी। ये सब अपना जीवन कैसे निर्वाह करते थे? खेती के माध्यम से। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्रहक या पशुपालक थे। उसमें से कुछ पशुपालक थे, कुछ खेतीहर थे और कुछ शिकारी थे और कुछ संग्रहक। संग्रहक वो होते हैं जैसे कि वो किसी मान लीजिए जंगल वगैरह में गए तो वो कंदमूल वगैरह इकट्ठा करेंगे, शिकार करेंगे पशुओं का और उसे कई दिनों तक उसका भक्षण करते हैं, वो होते हैं संग्रहक। पशुपालक जिसमें कि जैसे गाय हो गया और या फिर भैंस हो गई, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो पशु हैं वे पालते थे। ये सब जो थे जनजातियों के विभिन्न प्रकार हैं। प्राय वे अपने निवास स्थान के कृषक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का
मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातियां समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के लिए बनाए गए नियम के आधार पर परिवार के बीच इसका बंटवारा करते थे। हमने जो जनजातियां थी उनके विभिन्न रूप हमने देखे और उसमें से खानाबदोश भी है। जो खानाबदोश होते हैं, खानाबदोश वे कभी भी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते। एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वे घूमते रहते हैं। कुछ समय तक रहेंगे, उनकी आवश्यकताएं पूर्ति होंगी, फिर अपनी और कुछ आशाओं को लेके कुछ और अच्छी उत्तम चीज़ की खोज में और आगे बढ़ जाते हैं। एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते। और जो ये सब जनजातियाँ थी वे संयुक्त रूप से रहा करते थे, इकट्ठे रहते थे और क्या करते थे, वे भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। जैसे कुछ तो खानाबदोश थे, वो तो अपना स्थान बदलते रहते थे, लेकिन कुछ जो जनजाति थी वे एक स्थान पर रहते थे, तो वे अपनी भूमि को और इसके अलावा जो चारागाह थे उन पर अपना विशेष नियंत्रण रखती थी। चारागाह वे होते हैं जो विशेष कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो घास वगैरह खाते हैं, तो वे चारागाह पशु होते हैं। तो वो सब क्या करते थे, वे इन सब पर नियंत्रण रखते थे और अपनी भूमि पर नियंत्रण रखते थे। और इसके अलावा जो अपने द्वारा नियम बनाए गए थे, उनके जो जनजाति के नियम होते थे, उसके आधार पर अपने परिवार का बंटवारा करते थे। मान लीजिए कोई नियम है तो उसके हिसाब से अपने जो परिवार में उस नियम के अनुसार मतलब उनको भी बल देते थे कि उन नियम का पालन किया जाए। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। जो जनजातियां थी वे कई स्थानों पर अपना निवास स्थान बनाए हुई थी, जैसे कि जंगल में, इसके अलावा पहाड़ों पे, रेगिस्तानों में और दुर्गम जगहों पे, जैसे गुफाएं हो गई और कई पहाड़ की कई ऊंचाई पर कोई कंदरा हो गई। तो ऐसे ऐसे स्थानों पर ये जो जनजाति थी वे रहा करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित कई शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायने में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। जो एक जनजातियां हैं वे दूसरी कई जनजातियां होती थी, तो जो उनका समूह उसमें काफ़ी किसी बात पर टकराव हो जाता था, तो अधिकांश ये झुकते नहीं थे, अपनी स्वतंत्रता और अपनी संस्कृति बनाए रखते थे। ऐसा हुआ था। हालांकि जो भारतीय जनजातियाँ थी उनका आपसी मुठभेड़ चलता रहता था, लेकिन ब्रिटिश काल में बहुत से ऐसे जो जनजातियाँ थी उन्होंने ब्रिटिशर्स को खदेड़ दिया था, कई बार उनका जमकर विरोध किया था। आगे चल के हम इसी अध्याय में आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध
किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निरंतरता के इन संबंध में दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। जनजातीय लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारियाँ दी हैं, क्योंकि ये समाज से हटकर रहते थे, तो इनके बारे में जानकारियाँ वास्तव में जो इतिहासकार लोग हैं उन्हें थोड़ा कम प्राप्त हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन स्मृति, रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वह संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जो जनजाति थी वे 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान बहुत अधिक प्रभावशाली थी। यह बाद में गखर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए और उनके जो मुखिया कमाल खां गखर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध के मुग़लों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अर्धून लोगों का प्रभुत्व अत्यंत समृद्ध क्षेत्र पर था। अब क्या होता है, देखिए जनजातियाँ जो थी इनका समय समय पर प्रभाव बदलता रहता था। कुछ और जो इतिहासकार इनके बारे में जो जानकारियाँ प्रदान करते हैं वे अधिकतर मौखिक परंपराओं से इनके बारे में जो जनजातियाँ हैं इनके जो इतिहास है उसको जानने की कोशिश करते हैं या उनके बारे में बताते हैं। मौखिक परंपरा उनकी जो संस्कृति थी उसी से इनके बारे में कुछ जानकारियाँ जो प्राप्त होती है उसी के आधार पर इतिहासकार अपनी जो बातें हैं जनजातियों के ऊपर या कोई विशेष रोचक जानकारी हो गई थी उसके आधार पर इसकी जानकारी पता चलती है। और समय अनुसार जो जनजातियाँ थी उनका जो प्रभाव था समय के अनुसार बदलता जाता था। जैसे कि प्रारंभ में पंजाब के जो खोखर जनजातियां हैं इनका 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान बहुत अधिक ये बहुत अधिक प्रभावशाली थे 13वीं और 14वीं शताब्दी में। और इसके अलावा जो आगे चलकर इसी गखर जो समुदाय है जो जनजातियां हैं वो अधिक प्रभावशाली बनी और इसी के एक सरदार थे कमाल खां गखर। इन्हें क्या अब अकबर ने अपना मनसबदार नियुक्त कर दिया था और इसके अलावा उन्हें जो गखर जनजाति थी उसको अपने अधीन करने की कोशिश करी थी।
और ये जो देखिए यहाँ पे लंगा और अर्धून, ये भी एक जनजाति है जो कि इनका सामाजिक में अपनी जनजातियों में समय अनुसार इनका प्रभाव उतार और चढ़ाव की स्थिति पे बना रहा। ये कुछ जनजातियों के नाम दे रखे हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। ये देखिए, ये उत्तर में विख्यात थी और ये दक्षिण में, ये पूर्व में और ये पश्चिम में। देखिए इधर गक्खर, खोखर, जंगजूहा, कितने अजीब अजीब से नाम हैं। ये सब जनजातियों के नाम हैं। बलूची, लंगाहा, अरुधून, समास, कोली, भील, जाटवास, भील, यहाँ पे भी भील, कोली, काटकारिस, बेदार, कोरागा, वेतर, बदगास, मरवार, खोंड, कोयास, गोंडवाना, गोंड, बेगस, चेर, मुंड, सांताल। इसमें सांताल नाम है और कई स्थानों पर इस जनजाति का नाम सांथाल भी मिला है। यहाँ त है ना, तो वहाँ पे कहीं कहीं थ मिला है, सांथाल। ओरोन, खासी, कचरीस, अहोम, नागा। अहोम, इसका भी कुछ ये प्रमुख जनजातियां हैं जो अधिक प्रचलित थी। अहोम थी और एक थी गोंडवाना। इसके अलावा सांथाल, इन्होंने ब्रिटिश काल में बहुत अधिक उनका विद्रोह किया है। इसके अलावा खोखर जनजातियां, ये शायद ये उस काल में थी, सल्तनत काल में, जिसमें बहुत से जो सुल्तान हुए थे उनके साम्राज्य पर बहुत आक्रमण हुआ था। इसके अलावा ये गोंडवाना, कोली, मुंडा, एक ये मुंडा समुदाय भी है, एक जनजाति, उसी का ही एक भाग है। इन्होंने भी ब्रिटिश काल में जो इनके ऊपर ब्रिटिशर्सों ने, ये जंगलों में रहते थे, तो जब ब्रिटिश लोग आए थे तो उन्होंने क्या किया था, उन पर अपना अधिकार कर लिया था, जंगलों पे पूरा अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो उन्होंने मिलकर इनका बहुत अधिक विरोध किया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। उत्तर पश्चिम में ये उत्तर और इधर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल शक्तिशाली जनजातियां थी, बलोच। एक और कौन सी जनजातियां थी? बलोच। ये लोग अलग अलग
मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुल में बटे हुए थे। कई छोटे छोटे कुलों में बटे थे, मतलब कि जब परिवार की अधिक संख्या हो जाती है तो वे एक कुल के रूप में उभर कर सामने आती है। तो उसी के छोटे छोटे हिस्सों में वे बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्व भाग में नागा अहोम ये भी महत्वपूर्ण जनजाति है। इसके अलावा नागा अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभाव था। ये सब जंगल में रहते थे, कुछ स्थायी रूप से अपना सामाजिक स्वरूप लेके रहते थे। तो इनके रहन सहन का तरीका और संस्कृति भी औरों की तुलना में भिन्न था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं शताब्दी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और चेर लोग जो हैं अब देखिए धीरे धीरे ये विभिन्न जातियों के जो जनजातियां थी उनके प्रभाव बता रहा है। जो चेर के सरदारिया लोगों का उदय हो गया था, मतलब कि ये चेर एक जनजाति का नाम है। सरदारिया वे जो एक प्रमुख उनका नेता होता है, जैसे एक नेतृत्व करने वाला होता है, उसे ही कहा गया है। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो कई जनजातियों को जो राजा थे और जो मुग़ल सरदार थे उन्होंने लूट कर उन पर आक्रमण करके उनको अपने अधीन करने की कोशिश करी। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि कई ऐसे जो जनजातियों के प्रमुख सरदार थे उन्हें मनसब भी बनाया गया था। तो जो कई इनकी अधीनता स्वीकार कर लेती थी जनजातियाँ, उन्हें धन के रूप में विभिन्न अपने कर दिया करती थी। जैसे कुछ जनजातियाँ जो जंगल में रहती हैं वे कुछ विशेष प्रकार की मधुमक्खी की जो शहद होती है वे, या फिर कोई जंगली पशु जैसे हाथी घोड़े हो गए, तो जिस प्रकार वे कर चुका सकते थे या फिर जितना उनके अंदर सामर्थ्य रहता था उसके अनुसार वे अपने कर की पूर्ति किया करते थे। तो क्या हुआ, अब ये जो चेर जो जनजाति थी उन पर जो राजा के एक सेनापति के पद पर नियुक्त थे मान सिंह, ये राजपूत थे। इन्होंने क्या किया, ये जो चेर जनजाति है उन पर आक्रमण किया, हमला किया और उसको अपने अधीन कर लिया। उनके जो माल इकट्ठे किए, मतलब जो उनकी संपदा थी उनको इकट्ठा किया और अपने अधीन कर लिया, पर वो पूर्ण रूप से अपने अधीन उन्हें नहीं कर पाए। आगे चलकर इन्हें जो औरंगजेब है उन्होंने अपनी जो मुग़ल सेनाओं ने क्या किया, जो चेर लोग थे इनके कबीलों पर कब्जा कर लिया। उनकी वो जो चेर जनजातियाँ थी उन पर विजय हासिल कर ली उनकी सेनाओं ने, तो उन्हें अपने अधीन कर लिया। इन जनजातियों का अपना
अपना अधीनस्थ बना लिया और इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और सांथाल थे। मुंडा और सांथाल जो थे ये महत्वपूर्ण जनजातियाँ थी और क्या करते थे ये जो इनकी जब शक्ति बढ़ती चली गई तो ये तो एक जो ये जंगल में भी रहते थे, ख़ास तौर पर स्थायी रूप से कम रहते थे। जब इनकी शक्ति बढ़ती चली गई और जब ब्रिटिश लोग आए थे तो इन्होंने उनका मतलब मिल के विद्रोह किया और आपसी में इनकी जो शक्तियाँ थी, जैसे इनके एक तो शिकार करने की शैली बहुत अधिक प्रसिद्ध थी। इसके अलावा ये सांथाल जो लोग थे वे कृषि के लिए प्रसिद्ध थे और इसके जो प्राकृतिक रूप से जो धन संपदा थी उन्हें वे एकत्रित करते थे और उनसे अपना जीवन यापन करते थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र के पहाड़िया कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों का निवास स्थल थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजातियां पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। ये भील वे होते हैं जो शिकार करते हैं पशुओं का, जानवरों का, इन्हें भील कहा जाता है। 16वीं शताब्दी के अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे, जो धीरे धीरे ये जो जनजातियाँ थी ना, अपने समय के साथ साथ इनका प्रभाव भी बदलता था और ये अपनी शक्तियाँ अधिक भी बढ़ाने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे जो ये जो लोग थे, कईयों ने अपनी जो जनजातीय परंपरा थी उसे बरकरार रखा, लेकिन कई जो थे वे खेतीहर बन गए थे, कोई सरदार बन गया था, तो कई विभिन्न पदों पर विराजमान हो गए थे। 16वीं सदी का जो अंत है, आते आते उनमें से कई जगह बसे हुए खेतीहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। अब देखिए, अब इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होगा। कोई कृषि करने लगा, कोई जमींदार बन गया। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्रहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, उत्तर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंडा लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे, जो भिन्न भिन्न स्थानों पे, अभी हमने ऊपर मैप में देखा ना, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग जो जनजातियाँ थीं वे फैली हुई थी। खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे? खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों में अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसे ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कैसे, अभी हम खाना बदोश के बारे में हमने बात करी थी कि जो खाना बदोश लोग होते हैं वे एक स्थान पर नहीं रहते, उनके साथ कुछ पशु भी होते हैं। कई खाना बदोश पशु भी रखते थे और जिनके पास इतना सामर्थ्य नहीं था तो वो बिना पशु के भी रहते थे। तो कुछ जो खाना बदोश हुआ करते थे उनके पास पशु हुआ करते थे, जानवर हुआ करते थे, जैसे ऊँट हो गए, इसके अलावा गाय हो गई और पालने वाले और सूअर और
कुत्तों को भी पाला करते थे। तो ये सब क्या, इन सब के माध्यम से वे ये जो खानाबदोश थे वे अपना व्यापार भी किया करते थे, जैसे ऊन का, घी का। इसके अलावा जैसे कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, मृद भांड हो गए, इन सब का व्यापार किया करते थे। कुछ ऐसे खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे, सामान ढुलाई का भी कार्य किया करते थे। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान किसी सामान को ले जाना, तो वे जानवरों पर लाद कर और रख कर ले जाते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। खानाबदोश में भी भिन्न प्रकार के जो खानाबदोश थे उनकी भी अलग अलग खानाबदोश के जैसे समुदाय थे, नाम पड़े थे उनके। तो ये जो एक बंजारे खानाबदोश भी थे, वे उनका जो मुख्य काम था वे व्यापार था। उनका कारवा ठांडा कहलाता था। उनका जो कारवा वे होता है, जैसे यहाँ बंजारा खानाबदोश की बात करी है। ये क्या करते थे, ये जो बंजारे खानाबदोश होते, ये नृत्य करते हैं और इसके अलावा ढोल मजीरा बजाते हैं और अपनी संस्कृति में उनकी जो उनमें कुछ अलग प्रकार के संगीत गाए जाते हैं। ये सब उनकी संस्कृति की पहचान है। ये सब जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो एक समुदाय के साथ जाते थे। पूरा उनका जो परिवार हो गया, जो संबंधी हो गए, सगे संबंधी, और अपना सामान जानवरों पर, ऊँटों पर या फिर किसी बैलगाड़ी, इन सब पर लाद कर ले जाया करते थे। तो जब इनका पूरा समूह निकलता था और अपने सामान के साथ, चाहे इनका व्यक्तिगत सामान हो गया या व्यापारिक सामान हो गया, तो वह जब निकलते हैं ऐसी यात्रा पर, उन्हें कारवा कहा जाता है। और कारवा कहने के साथ साथ उन्हें डांटा भी कहा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसे हमने अध्याय 3 में पढ़ा, बंजारों का ही एक इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बंजारों का इस्तेमाल किया करता था अलाउद्दीन खिलजी। वे किसके लिए? जो अनाज हैं उसकी ढुलाई के लिए, मतलब कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए ऐसे बंजारों का उपयोग करता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है, जो जहांगीर है उन्होंने लिखा है, ये अकबर के बेटे जो सलीम थे, राजगद्दी पे बैठने से पहले उनको सलीम नाम से जाना जाता था और इसके पश्चात उन्हें जहांगीर नाम से जाना जाता था। तो उन्हीं बादशाह की बात की जा रही है। उन्होंने अपने जो पुस्तकें हैं उसके अंदर कुछ बंजारों का उल्लेख किया है। देखिए वे कुछ इस प्रकार से है कि बंजारे विभिन्न इलाकों में अपने बैलों पर अनाज
ले जाकर शहरों में बेचते थे। बंजारे क्या करते थे, कहीं से किसी इलाकों से अनाज लेते थे और उसे बैलों पर लाद कर शहरों में बेचने जाते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। अब देखिए, ये जो ढुलाई का काम अधिक करते हैं कौन, ये बंजारे जो होते हैं वे। जब मुगल सेना किसी युद्ध पे जाती थी या किसी अभियान पर जाती थी तो ये उसकी खाद्यान्न जो अनाज वगैरह थे उन सब की ढुलाई करते थे, उसको मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में सहायता प्रदान करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। मतलब सेना के लिए इतने संख्या में जो अनाज थे वे सेना के लिए जो बैल थे इतनी संख्या में ये सब अनाज ढोते होंगे, उसका अनुमान है कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ खाना बदोश और भ्रमणशील समूह, इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है इसको हम देख लेते हैं। खाना बदोश घुमंतू लोग होते थे, उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़े और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले, नृतक, गायक, अन्य तमाशाबीन, भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खाना बदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्हें पहले साल दौरा किया था। खाना बदोश ये सब जो होते हैं और भ्रमणशील व्यक्ति अपने काम की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं, और जब कई जैसे वर्ष काफ़ी बीत जाते हैं तो वे अपने जो जिस स्थान पे गए हैं उस स्थान पर वापस एक बार ज़रूर आते हैं। अब देखिए यहाँ बंजारे के बारे में कुछ संक्षिप्त में जानकारी दे रखी है, इसे देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में आने वाले अंग्रेजी व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। 17वीं शताब्दी में ये एक यात्री आया है जो कि अंग्रेज व्यापारी था जिसका नाम पीटर मंडी था। उन्होंने बंजारों के बारे में अपनी कुछ शब्दों में वर्णन किया है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के एक डांठा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। वो बैल रखा करते थे सामान ले जाने के लिए, कुछ ऊँट भी रखा करते थे, कुछ बैल रखा करते थे और कुछ भैंसे या गधे वगैरह ये सब भी रखा करते थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाज से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपने पूरी घर गृहस्थी, बीबी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। एक ठंडा में कई परिवार होते थे जिनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उसके अपने होते हैं। कई बार ये सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे। जो सौदागर होते हैं वे भाड़े पर नियुक्त किस लिए करते हैं, किराए पर बंजारों को लेते हैं, जैसे सामान की ढुलाई के लिए हो गया या किसी सेना में सहायता किसी प्रकार की चाहिए तो उन सब के लिए इन्हें एक किराए के रूप में लिया करते थे।
लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते थे। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते थे। क्या करते थे बंजारे? जहाँ पे सामान सस्ता मिलता है वहाँ से खरीदते थे और उस जगह से ले जाते थे जहाँ वह महंगा बिकता है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। ढांठा में 6 से 7 सौ तक लोग होते थे। 700 लोग हुआ करते थे। बंजारे के एक समूह जो ढांठा होता है उसकी बात करी है। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते थे। यहाँ तक कि जो ठंडे मौसम है उसमें भी वे अपने गाय बैलों से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चराने के लिए खुला छोड़ देते थे, क्योंकि जहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। जाहिर सी बात, ये जो बंजारे होते थे इनका कोई अपनी व्यक्तिगत भूमि नहीं होती थी और इसके अलावा ये एक स्वतंत्र जीवन जिया करते थे, क्योंकि धीरे धीरे हालांकि इनकी स्वतंत्रता समाप्त होती चली गई, लेकिन प्रारंभ में इनके ऊपर किसी सामाजिक या ऐसे व्यक्ति का दबदबा नहीं था या प्रभाव नहीं था जिससे इनकी स्वतंत्रता को हानि पहुँचे। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़े जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करते थे। अब पशुचारी जनजातियों की बात करी है, बंजारों की बात यहीं पे समाप्त हो गई। अब जो पशुचारी जनजातियां थी वे क्या करती थी? वे जानवरों को पालती थी, जैसे कि घोड़े हो गए, इसके अलावा बैल हो गए। बैल का भी पहले बहुत अधिक उसका महत्व था, उसका एक व्यक्तिगत कार्य होते थे, कई कार्यों में उनका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये घोड़े और बैल, गाय, ये सब जो होते थे, जो पशुचारी थे, इन सबको जो पशुचारी जनजातियाँ थी इनको पालते पोषते थे और इसे और संपन्न करके इनको कई स्थानों पर, कई इलाकों में बेचने लग गए थे। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जनजातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। जो फेरी वाले जो अपना जो सामान होता है कुछ भी, उन्हें वे घूम घूम कर बेचा करते थे, उन्हें कहते हैं फेरी वाले। ये जनजातियाँ थी एक विशेष प्रकार की। तो वे एक गांव से दूसरे स्थान भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूसी, जो फूस है उसकी चटाई और मोटे बोरों जैसे माल बनाते और बेचते थे। जो फेरी वाली जनजातियाँ थी, फेरी क्या करते थे? ये सब रस्सी बेचते थे, सरकंडे से बनी चीज़ें बेचती थी, भूस की चटाई बेचते थे और मोटे मोटे बोरे, ये सब उनके एक व्यापार का स्रोत थे, धन का स्रोत थे। ये इन सब का वे व्यापार करते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू और सौदागरों का काम करते थे। जो भिक्षा मांगने वाले भिक्षुक लोग थे, गरीब थे, वे भी घुमंतू का भी कार्य करते थे। घुमंतू जो थे वे सौदागर का कार्य करते थे। नृत्यकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जनजातियाँ थी जो नृत्य करती थी,
गायन करती थी और तमाशा दिखाने वाले भी अलग जनजातियाँ थी। ये सब विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। कांस्य, मगरमच्छ, कुटिया, कोंड जनजातीय उड़ीसा, शायद ये कोंड जनजातियों द्वारा बनवाया गया था या बनवाया गया होगा। बदलता समाज, नई जनजातियाँ व श्रेणियाँ। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता बढ़ी। वनों में भारी छोटी छोटी जनजातियाँ उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आईं। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजन समाज में शामिल कर लिया गया और उन्होंने जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजशास्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दी गई। वर्णों की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गई। धीरे धीरे नई जातियों का उदय होने लग गया। जो ब्राह्मण द्वारा समाज की व्यवस्था की गई थी उसमें भिन्न प्रकार के लोगों को भी स्थान दिया जाने लग गया था। जाति व विचार। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक के स्थित उय्याकोंड उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मण की एक सभा के विचार का वर्णन मिला है। ये रथ को शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग रथकों के सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज पर किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिरों द्वारा बनाया मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज समाज तैयार करना और मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। इन सब को एक जाति के जैसे समाज में जो विभिन्न प्रकार के कार्य सौंपे गए वे एक जाति के आधार पर सौंपे गए थे। जैसे कि जैसे रथकार हो गए और वास्तुकार हो गए। इसके अलावा मंदिर का जो निर्माण करने वाले हो गए, मंदिर बनाने वाले हो गए और मूर्ति स्थापित करने वाले हो गए। ये सब विभिन्न प्रकार की जातियाँ थी। ये सब धीरे धीरे समाज में उभर कर आने लग गई। इसका जो ये जो सामाजिक जातियों के बारे में पता चलता है वे ब्राह्मण की सभा, ये जो ब्राह्मणों की सभा थी उसमें इन सब के विचारों का उल्लेख मिलता है जिससे कि इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। 11वीं और 12वीं सदी के आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। धीरे धीरे जब क्षत्रिय और जो हिंदू राजा वगैरह थे इन सब के बाद सुल्तान का भारत पर काल आया, मतलब अपना उनका एक समय आया। उनके बाद मुग़ल वगैरह आए।
इन्हीं के साथ साथ ये राजपूत भी धीरे धीरे सामने निकल के आने लग गए थे। तो 11वीं और 12वीं शताब्दी के आते आते क्षत्रियों के बीच नए ये जो राजपूत है गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरे वंश परंपराओं से आते थे। ये जो राजपूत थे इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कुछ हूणों से हुई है, कुछ चंदेलों से हुई है, कुछ चालुक्य से हुई है और दूसरी परंपराओं से आते थे ये सारे, मतलब इनकी उत्पत्ति कुछ इन जनजातियों के आने से हुई। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे। शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुकरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। जो अब क्या है, ये जो जनजातियां थी वे धीरे धीरे उनका समाज में स्थान बदलता जा रहा था और कुछ जनजाति ये जो लोग थे वे भी अपनी स्थिति और परिस्थिति, अपना रहन सहन बदलने लग गए। कुछ को यहाँ तक कि जो शासक परिवार होता है उसमें भी उनको विशेष स्थान मिलने लग गया था। कुछ को वो भी धीरे धीरे समय बदलने के अनुसार बदलते उनकी परिस्थितियाँ भी बदलने लग गई और उन्हें राज परिवारों में भी स्थान मिलने लगा। राजपूतों में यह है बात की गई है, यह प्रथा राजपूतों में अधिक देखने को मिली है। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जनजातियों की ही जगह बन पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभावशाली जनजातियों में काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। कुछ जनजातियों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, कुछ हिंदू रहे और जो भी उनकी परंपराएं थी कुछ ने उसे जारी रखा, बरकरार रखा और कुछ जनजातियां थी जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। वे जातीय व्यवस्था को नकारते रहे और सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाले सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। कईयों की जो ये व्यवस्था थी समाज में, कईयों ने तो मुस्लिम धर्म अपनाया, लेकिन जो सनातनी धर्म द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी सामाजिक व्यवस्था जो चल रही थी उसको बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं किया गया। राज्य की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुई सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे उल्लिखित है।
चलिए देख लेते हैं इसे भी। स्थानांतरित कृषि। देखिए, गोंड महिला, गोंड जनजाति जो है ना, उसकी समुदाय की महिला है ये। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है। उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है, तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और फिर इस तरह की फसल उगाई जाती है। स्थानांतरित फसल, जिसे झूम खेती भी कहा जाता है। तो क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसी भूमि है जहाँ पर कुछ नहीं बोया गया है, वहाँ पे ऐसी जंगली घास वगैरह उगी है, तो उसे पहले जलाया जाता है और उसकी जो फालतू उसमें जो घास और पौधे वगैरह लगे हैं उसे जलाकर और उसकी जो राख होती है उसमें ही बीज बो दिया जाता है और फिर उसी में से ही वो जो कृषि होती है उसी बीज के माध्यम से वो अपना रूप लेती है, जो भी उगाया गया जैसे फल फूल वगैरह। फिर जब वो भूमि अपनी नमी खो देगी, तो वही कृषि अब उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर होगी। इसी को कहते हैं स्थानांतरित कृषि। मतलब कि एक स्थान पर वे स्थायी रूप से न करके उस स्थान को बदलते रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार की खेती होती है। इसे झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। गोंड जो जनजाति है वे गोंडवाना नामक विशाल जो वन प्रदेश है उसमें रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत बढ़ रही थी, उस समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लग गए थे। जिस समय जो दिल्ली के सुल्तान जो थे उनकी जो ताकत है अर्थात उनकी जो शक्ति बढ़ती चली जा रही थी, उस समय कुछ जो गोंडवाला राज्य के छोटे गोंड जो सरदार थे वे भी हावी होने लग गए थे। मतलब उनकी शक्ति भी बढ़ती चली गई थी। अकबर के शासनकाल में एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है। इस गढ़ कंटगा के गौड़ राज्य में 70,000 गांव थे। जो गौड़ राज्य है, ये जो गौड़ जनजातियाँ थी ये बहुत ही अधिक थी। और देखिए अकबरनामा में इसके जो गांव की संख्या मिली है वे 70,000 मिली है। मतलब इसके जो सामुदायिक लोग थे बहुत अधिक संख्या में थे। इन राज्यों के प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। जो राज्य थे वे छोटे छोटे गढ़ में विभाजित थे। हर गढ़ किसी एक खास गोंड कुल का नियंत्रण में था।
जो गोंड जनजातियां थी वे छोटे छोटे कुल होते हैं उन सब में विभाजित थी। इसके अलावा उनका एक प्रमुख नेता हुआ करता था, जिन जिन जो 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 आम जो कुल के लोग हैं या कुल के सदस्य हैं उनका नेतृत्व किया करते थे। और अपने जो भी परिवार है और जो समुदाय है उन पर नियंत्रण रखते थे। ये रहा गोंडवाना के बारे में कुछ दे रखा है। मंडला, यह है गोंडवाना, मंडला, चौरागढ़, गोहरा, नर्मदा नदी, कोलंगा, बंडोलगढ़, बायरोगढ़, ये देखिए ये सूबा जो है ना उसकी सीमाएं हैं, सूबा कम है। और ये देखिए ये सरकार ये इनकी जो संख्या है ये ज़्यादा है, सूबा कम है। ये भी है सूबा, इसकी सीमा। बड़े राज्य के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उसका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं को अनुदान में भूमि प्रदान की। देखिए ये सबसे शुरू में जो गोंड जनजातियां थी वे पहले तो शुरू में साधारण थे, धीरे धीरे इनका कुल बड़ा, परिवार बढ़ा और इनका एक मुखिया हो गया नेतृत्व करने वाला छोटे छोटे टुकड़ों में, जो इन पे नियंत्रण भी रखता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी शक्ति और अधिक बढ़ती चली गई और इनके जो समाज में जो इनका सामाजिक व्यवस्था थी इनकी बदलती चली गई। और इस प्रकार जो ब्राह्मण लोग थे इनको, जो गोंड थे जनजातियाँ थी, गोंड जनजातियाँ, इनको ब्राह्मण लोगों का समर्थन मिलने लग गया। और इसके अलावा ये जो गोंड समुदाय थे ये एक धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाते बढ़ाते ये इन्होंने अपना एक राजा का रूप ले लिया। वे अब राजा बन गए और उनकी जो उनका जो छोटा छोटा कुल था वे अब प्रजा के रूप में सामने आने लग गई। तो गोंड जो अब ये राजा का इन्होंने रूप प्रदान कर लिया था, उन्होंने क्या किया, अब जो ब्राह्मण हैं ब्राह्मणों को उन्होंने भूमि प्रदान करी। उन्होंने भूमि ब्राह्मणों को दान में दी। इससे क्या हुआ, ये जो गोंड राजा बने जो कि प्रारंभ में जनजाति थे, अब इनकी शक्ति बढ़ गई, अब ये राजा बन गए तो इनकी शक्ति और अधिक शक्तिशाली हुई और अधिक प्रभावशाली हुई। समाज में इनकी जो प्रतिष्ठा है और अधिक प्रभावशाली बनती चली गई। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। अब देखिए ये जो गोंड सरदार है इन्हें राजपूतों के रूप में एक मान्यता प्राप्त हो गई, अर्थात अब ये राजाओं के साथ इनकी तुलना होने लग गई। प्रारंभ में इनकी शक्ति थोड़ी कमज़ोर थी लेकिन धीरे धीरे ये गोंड एक राजा के रूप में उभर के आए और राजपूतों से इनकी तुलना होने लग गई। इसके अलावा इसीलिए गठकंटगा के गोंड राजा
अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। गंड जो कंडगा के जो गोंड राजा थे जिनका नाम था अमनदास, उन्होंने क्या की, एक उपाधि धारण करी, संग्राम शाह। उनके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा शालबहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। फिर आगे चल के दुर्गावती की भी एक बहुत अलग हटकर स्टोरी है। इन्होंने भी बहुत साहस के साथ अपने जो राज्य है उसको उसकी सुरक्षा करी और उसको विकसित किया। इसके अलावा अब देखिए जो ये गोंडवा जो राजा थे, अभी धीरे धीरे इनकी शक्तियाँ बढ़ने लग गई। अब इन्होंने उपाधि धारण करने उपाधि भी ग्रहण करने लग गए। इसके देखिए गोंड का जो राजा थे अमनदास, इन्होंने संग्राम शाही की उपाधि धारण कर ली। इसके अलावा उनके जो पुत्र थे दलपत महोबा जो थे वे चंदेल राजपूत राजा जो हुए, उनके साथ अपनी पुत्री जो राजकुमारी दुर्गावती थे उनके साथ विवाह प्रारंभ कर दिया। ठीक है। इसके अलावा दौलत क्या है, दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। जो दलपत थे उनकी मृत्यु कम उम्र में हो गई। अब देखो जो दुर्गावती है उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण को अपने नाम पर शासन की कमान संभाली। उनके जो पति थे दलपत जिनका नाम था, उनका नाम था, उनकी बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई। अब दुर्गावती जो रानी थी उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र जो जिनका नाम था, क्या नाम था इनका वीर नारायण, उनको राजगद्दी पर बैठाया और उनका जो शासन इन्होंने संभाला रानी दुर्गावती ने। अब उसके इन्होंने जो मुग़ल शासक हैं उनके जो सेना नायक थे, बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने कई अभियान किए थे, उनको इन्होंने धूल चटा दी थी। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। क्या हुआ? और अधिक विस्तार हुआ। और 1565 में आसफ खां के नेतृत्व में मुग़ल सेनाओं के गढ़ कंडगा जो है पर हमला किया। दुर्गावती ने जब शासन संभाला अपने पुत्र को बैठाकर, तो जो 1565 में आसिफ खां जो कि मुग़ल सेना का नेतृत्व कर रहे थे, वे गंडक ये गढ़कंडगा पर इन्होंने क्या किया, हमला किया और रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया और उसकी हार हुई। देखिए हरा दिया रानी दुर्गावती ने और उसने समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। पहले दुर्गावती ने युद्ध किया और जीत हासिल करी, किंतु बाद में उन्होंने साहस के साथ हारने की बजाय, आत्मसमर्पण करने की बजाय मृत्यु को स्वीकार किया। इसी के चलते आगे उनके जो पुत्र थे उन्होंने भी मरते हुए अपनी जान दे दी। गोंडवाना चित्र ये तो हमने देख लिया, मानचित्र। इसके अलावा एक नक्काशीदार दरवाज़ा और गोंड जनजातीय बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश।
ये एक दरवाज़ा है नक्काशीदार जिसमें हाथी है, बैल है, हिरन है, शेर है और कुछ चित्र हैं, हल वगैरह है, चक्र है। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। उसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करने और व्यापार में खास धन कमाया। और क्या करते थे ये लोग, करते क्या थे, इनकी जो स्थान था रहने का, जो ये कहाँ था, ये जंगलों में था। वे वहाँ से हाथी पकड़ते थे और वे क्या करते थे, दूसरे राज्य को निर्यात किया करते थे, और जो कि इनका एक धन कमाने का अच्छा साधन था व्यापार के लिए। इसके अलावा जब मुगलों ने गोंडों को हराया तब क्या हो गया, तो उन्होंने क्या किया, लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिया। जब गोंडों पर मुगलों ने अपना आक्रमण किया था तो बेशकीमती जो सिक्के थे वे, और जो हाथी थे ये सब, और जो हथियार थे, इन सबको जीत लिया। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्रशाह को दे दिया। एक हिस्से पर मुगलों ने कब्जा कर लिया, लेकिन जो बचा था वे, जो वीर नारायण उनके चाचा थे चंद्रशाह, उनको प्रदान कर दिया एक संरक्षण के रूप में, स्वतंत्र रूप में नहीं, एक संरक्षण के रूप में। ये जो उनके जो चाचा थे चंद्रशाह, ये मुगलों को कर और जो संपत्ति से कर और ये उनको प्रदान किया करते थे। गढ़कंडगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गया और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। धीरे धीरे जब ये इनका जो गोंडवा जो जनजातियाँ थी, इनका जब राज्य पहले तो फला फूला, फिर बाद में समाप्त हो गया मुग़ल आक्रमण की वजह से, और आगे चल के ये काफ़ी कमज़ोर पड़ गए। फिर इनकी जो शक्ति जो बुंदेल और मराठा के खिलाफ आगे चलकर इनमें कई संघर्ष हुए थे, उस समय देखने को मिला था। लेकिन ये जो है पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए, उसमें सिर्फ अपना योगदान दिया था कुछ हद तक। अहोम के बारे में देख लेते हैं। अहोम जनजातियाँ जो थी ये भारत के पूर्वी हिस्सों में हैं, बसी हुई थी। ये देखिए, ये है अहोम, ये है नागा, गारो, खासी। गारो भी इसका एक अलग महत्वपूर्ण स्थान है। खासी, जयंतिया, कचारिश, ये सब जनजातियाँ हैं। अभी तो हम अहोम के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, अहोम लोग कुछ मौजूदा म्यांमार में आकर 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे।
पहले इनका जो क्षेत्र था वे म्यांमार था, फिर बाद में ये आकर यहाँ बस गए। कहाँ? ब्रह्मपुत्र घाटी में। उन्होंने भूमिया भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन कर कर नए राज्य की स्थापना की। 16वीं शताब्दी के दौरान उन्होंने छुट्टियाँ 1523 और कोचे हाजो 1581 के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही वे इतने वर्षों पहले आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया। गोला बारूद जो होते हैं वे सब आग्नेयास्त्र के अंदर आते हैं। इन सब का इन्होंने इस्तेमाल किया कब? 1530 में। और 1560 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए 1560 तक। और 1660 तक आते आते इन्होंने पूरे अच्छी तरह से बारूद और तोपों का निर्माण करने में ये सक्षम हो गए। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम के कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मिनार जुल्मा के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं बना रहा। ये जो जनजातियाँ थी बहुत दुर्गम स्थानों पर रहती थी, तो अगर कोई इसे राजा जीत भी ले या सुल्तान हो गए या मुग़ल हो गए तो इस पे प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसको बाहरी लोग नहीं जान सकते। जानने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन वे जान के भी एक सीमा तक उनके जो भी रहन सहन है और जो रख रखाव है, खान पीन है, उसे वे बदल नहीं सकते। तो उन पे प्रत्यक्ष रूप से जो नियंत्रण है नियंत्रण कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। राज्य के लिए जो जबरन लोगों से काम कराया जाता था उसे पाइक कहा जाता था या वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाके से कम आबादी वाले इलाकों के लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। पाइक जो थे वे कौन थे? जिनसे जबरन कार्य कराया जाता था। ठीक है, तो इनको हर इलाके से कुछ निश्चित संख्या में पाइक जो थे वे भेजे जाते थे। और इसके अलावा जो कुछ यहाँ पे जनगणना भी हुई थी और जनगणना के समय जो
सघन आबादी वाले मतलब जहाँ पे ज़्यादा आबादी है वहाँ से कुछ लोगों को निकाल कर कम आबादी वाले इलाकों में भेजा जाता था। तो इस प्रक्रिया में जो लोग थे वे स्थानांतरित होने लग गए थे। इस प्रकार जो अहोम कुल था वे टूट गया। जो एक परिवार इकट्ठा रहता था वो कुछ जब यहाँ से वहाँ उन्हें हस्तांतरित किया जाने लग गया तो वे टूटने लगे थे। देखिए ये चित्र 7, कान के आभूषण। कबोई नागा जनजाति मणिपुर। कबोई जो जनजातियां हैं उन कबीलों के ये आभूषण है। ये कान के आभूषण। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। ये जो जनगणना हुई थी वे ब्रिटिश सरकार द्वारा हुई थी और इसके अलावा जो स्थानांतरित किए जा रहे थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इन्हें जो ब्रिटिशर्स थे वे कर रहे थे। इसके अलावा ये जो सेवाएं प्रदान करते थे वे अंग्रेजी सेना को क्या करते थे, वे किस प्रकार की सैनिक सेवा प्रदान किया करते थे। तो इससे क्या हुआ था, जो अधिकतर पुरुष जो थे वे युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि का निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीके भी अमल में लाए। जो अहोम लोग थे, ये जो पुरुष थे सैनिक सेवाएं प्रदान करते थे। इसके अलावा ये जो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी ये सिंचाई करते थे। इसके अलावा व्यवस्था बनाते थे और जो बांध है ये सब उनके व्यक्तिगत कार्य थे और वे सार्वजनिक स्थानों पे भी कार्य किया करते थे। और जो अहोम लोग हैं वे वो चावल की खेती के लिए अधिक प्रसिद्ध थे और कुछ नई तरीके भी चावल की खेती के लिए इन्होंने आजमाए और अमल में लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो गोंडवाना लोग थे ये इन सब में भी कुल होते थे, वैसे ही इसमें भी कुल होते थे जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी। अहोम समाज में जहाँ पे अहोम लोग रहते थे वहाँ पे दस्तकारों की कम जातियाँ थी। मतलब वहाँ जो दस्तकार थे वे कम संख्या में थे। इसीलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। अहोम के जो दस्तकार थे वे निकटवर्ती क्षेत्र से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। एक खेल के नियंत्रण में, खेल मतलब एक कुल जो होता था उसके कुल के नियंत्रण में कई गांव होते थे और किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। जो किसान थे उनको अपने उनका जो गांव था, गांव में जो ग्राम पंचायतें वगैरह होती है, वो जो ग्राम है उस समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी जिस पर वे खेती करते थे। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था।
जो अहोम लोग थे इसमें सामूहिक जो हिस्सेदारी थी वे अधिक थी। जो वहाँ के राजा थे वे भूमि तो प्रदान किया करते थे, जमीन प्रदान किया करते थे खेती के लिए, लेकिन जो राजा है वो समुदाय से जब जमीन ले या फिर किसी कारण उन्हें वापसी उस भूमि का टुकड़ा चाहिए था, तो वे जो आम लोग हैं उन सबकी सहमति के बगैर वापस नहीं ले सकते थे। शुरुआत में अहोम लोग अपनी जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम में सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ पारंपरिक परिवर्तन भी आए। उन्होंने उनके कुछ अलग विशेष देवी देवता थे और इन्होंने आगे चल के हिंदू धर्म अपनाया, किंतु उन्होंने अपनी पुरानी प्राचीन जो परंपरा है उसका उन्होंने त्याग नहीं किया। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवि और विद्वान को अनुदान में जमीन दी जाती थी। ये अहोम परिवार के बारे में, अहोम जो जनजाति हैं उनके बारे में बात कर रहा है। इनकी समाज में बहुत अधिक प्रतिष्ठा थी और जो कवि और विद्वान हैं, यहाँ की जो कवि और विद्वान थे उनको अनुदान में जमीनें दी जाती थी और नाट्य कार्य में प्रोत्साहन दिया जाता था। इससे ये पता चलता है कि जो अहोम थे ये जो नाटक वगैरह करते हैं, नृत्य वगैरह ये सब किया करते थे। संस्कृति की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। बुरंजी नामक एक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया। बुरंजी जो कृति है, एक पुस्तक है, ये पहले अहोम की जो भाषा थी उसमें लिखी गई, लेकिन फिर बाद में इसे यहाँ वहाँ जो जिस राज्य में ये पड़ता है अहोम, असम, फिर वे असमी भाषा में आगे चल के अनुवाद उसका किया गया। निष्कर्ष देखिए, इसका निष्कर्ष क्या है हम ये भी जान लेते हैं। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान से दोनों तरह के समाज में अनुकूलन एवं बदलाव की प्रक्रिया चलाई। ये जो समाज में जनजातियाँ थी और जो भी हमने ये खाना बदोश वगैरह पढ़े, और मुख्य जो
जनजातियाँ थी, इन सब का संपर्क समाज में था, जिससे कि इन्होंने कई चीज़ें आदान प्रदान करी, कई संस्कृतियाँ, कई भाषाएं, जैसे रहन सहन संस्कृति। तो क्या हुआ, इसमें समाजों में अनुकूलन एवं बदलाव की जो प्रक्रिया है वे चलती रही। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थी और जिन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं कमाई। कालांतर में उसमें से कई जातियां आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू दोनों को ही नकार दिया। कई जनजातियों ने जो जनजातियाँ थी उन्होंने व्यवस्थाओं को भी और जो सनातन हिंदू धर्म है उन सबको नकारा अपने रहन सहन संस्कृति में। कुछ जो जनजातियों में सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। हमने देखा जैसे ये गोंडवाना है, और भी जो ऐसे जनजातियाँ हुई जिन्होंने अपना स्वयं का राज्य स्थापित कर लिया, और किसी ने तो कईयों ने कृषि को अपनाया। इसके अलावा कई सामंत बन गए, कई जमींदार बन गए। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्य और साम्राज्य के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। ये जो बदलाव आए उसके कारण उन्हें कई संघर्ष का सामना करना पड़ा। जो जनजाति लोग हैं उनके जीवन में विभिन्न प्रकार के संघर्ष देखने को मिले। ये देखिए, ये इधर सर क्वेश्चन आंसर है। इसके क्वेश्चन आंसर देखिए, ये थोड़ा हम निम्नलिखित में मेल बैठाएं, कुछ मेल कर लेते हैं। गढ़, ये किससे संबंधित थे? ये आएगा 84। डांठा क्या था, ये हमने पढ़ा था। ये एक जो कारवा होता है वे एक अपने समुदाय में निकलता है, उसे कहते हैं डांठा। श्रमिक जो था, ये श्रमिक एक जिनसे जबरन कार्य कराया जाता था। अभी हमने पढ़ा उसमें अहोम जनजाति में, तो उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें पाइक कहा जाता था। कुल जो थे, कुल किससे संबंधित थे? ये कुल को खेल कहा जाता था। जो अभी हमने ये यहाँ एक कुल जो हमने अभी पढ़ा कि इसमें अहोम जो जनजाति थे उसके जो छोटे छोटे कुल हुआ करते थे उन्हें खेल कहा जाता था। इसके अलावा बीस सिंह, ये बीस सिंह कहाँ से संबंधित थे? अहोम राज्य से ही संबंधित थे। अभी हमने पढ़ा बीस सिंह के बारे में। और जो दुर्गावती थी वह गढ़कढ़ंगा, ये जो इनका ये गोंडवाना समुदाय से संबंधित थी। इनकी जो पति थे वे मुगल जो सेना थी उसके साथ युद्ध में मारे गए। फिर इसके बाद इनकी जो रानी थी उन्होंने अपने पुत्र को राजगद्दी पे बैठाकर शासन अपने हाथ में शक्ति ली और उसे चलाया।
फिर बाद में ये भी एक युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। वनों के भीतर पैदा होती नई जनजातियां डैश कहलाती थी। वनों के भीतर जो जनजातियां पैदा होती थी वे क्या कहलाती थी? वे श्रेणियां कहलाती थी। ठीक है, श्रेणियां कहलाती थी। डैश अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई एक ऐतिहासिक कृति है। अभी हमने पढ़ा था बुरंजी। ये एक अहोमों द्वारा लिखी गई एक कृति है और जो कि बाद में असमी भाषा में अनुवाद की गई थी। डैश ने इस बात का उल्लेख किया कि गढ़कंडवाग जो गढ़कंडवा है उसमें 7,000 गांव थे। किससे पता चलता है? अकबर नामा से पता चलता है। अभी हमने पढ़ा था ना। बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने डैश और डैश को भूमि अनुदान किया। जो बड़े ताकतवर होने पर जो जनजातीय राजा थे उन्होंने क्या किए? मंदिर बनवाए सबसे पहले। मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करी। जो ब्राह्मण है उनको भूमि अनुदान करी। सही या गलत बताइए। जनजातीय समुदाय के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी। बिल्कुल सही। वाचक परंपराओं के आधार पर ही जो इतिहासकार हैं उन जनजातियों की परंपराओं और संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में कई जनजातीय समुदाय नहीं था। ये गलत था। गोंड राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था। गलत। क्या है? भील उपमहाद्वीप उत्तर पूर्व भाग में रहता था। गलत। उत्तर पूर्व भाग में नहीं रहता था भीलपुर। चलिए आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चन आंसर आप सब खुद करोगे। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में अपनी। तब तक के लिए बाय बाय। और इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।